तो पिछले क्लास में हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स सीखे थे, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलैरिटी सीखी थी। तो आज की भी क्लास में हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स सीखेंगे, जिसमें से हमने बोला था पिछली क्लास में कि मोलैरिटी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के क्लास को देखते हैं, हमारा लेक्चर 4 होगा। इसमें देखिए, इसमें हम लोग आज भी भाई कॉन्सेंट्रेशन वाले टर्म सीखने वाले हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हम मोलैलिटी सीखेंगे। मोलैलिटी डिफरेंस है ना, ये मोलैलिटी है और जो पिछले क्लास में पढ़े थे वो मोलैरिटी था। स्पेलिंग का भी डिफरेंस है। मोलैरिटी, इस मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इस मोलैलिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में बात है? मोलैरिटी जो होता है वो उसका अलग डेफिनेशन है। मोलैरिटी का क्या था, हमने पिछले क्लास में देखा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो आपका मोलैरिटी था। तो यहां पे जो मोलैलिटी है, देखिए मोलैरिटी को अगर बोला कहीं लिखा है मोलर सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन, तो आपको वहां पे समझना है कि वो मोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है। मोलर सॉल्यूशन मतलब जैसे बोला कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl, मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो यहां से हमें यह समझना है कि HCl सॉल्यूशंस की मोलैरिटी 0.5 है। मोलैरिटी, मोलर। अगर इसी तरीके से मोलैलिटी को देखा जाए तो मोलल बोला जाता है। जैसे अगर बोला 0.25 Na2SO4, 0.25 मोलल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो यहां पे मोलल बोला, मोलल MOLAL, मोलल बोला तो आपको मोलैलिटी समझना है। अगर मोलर बोला तो आपको मोलैरिटी समझना है। तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मोलैरिटी को मोलैलिटी बोल दें, मोलैरिटी को कुछ भी कह दें हम। दोनों में डिफरेंस है, बेसिकली दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इन सबको हम इसके भी डेफिनेशंस को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे सारी चीजों को। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में समझ आया पहले कि कैसे, अगर स्मॉल एम है, अगर क्वेश्चंस में स्मॉल एम गिवन है तो आपको समझना है कि वो मोलैलिटी है। अगर कैपिटल एम गिवन है तो वो मोलैरिटी है, राइट। तो मोलैलिटी क्या होती है? देखो मोलैलिटी का डेफिनेशन समझो। जैसे मोलैलिटी को समझो तो एकदम वैसा ही समझते हैं। मोलैलिटी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर 1 kg सॉल्वेंट लिया जाए, सॉल्यूशन नहीं, 1 kg सॉल्वेंट लिया जाए तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट का है प्रेजेंट। समझ में? आउट ऑफ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट हाउ मच मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, कॉल्ड मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या था? 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना मोल सॉल्यूट का है। यहां पे इसका डेफिनेशन क्या है? ये कह रहा है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स आपका सॉल्यूट है। समझ में आया? तो इसके डेफिनेशंस को अगर हम समझें तो क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। देखो पिछले जो मोलैरिटी था उसमें क्या था? 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना मोल सॉल्यूट का था। यहां पे क्या है? 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितना मोल सॉल्यूट का है। क्लियर हुआ डेफिनेशंस? सॉल्वेंट, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको आप कलर चेंज करके लिख सकते हो। आप इसको सॉल्वेंट बोल रहे हो, सॉल्वेंट, ये हाईलाइटेड है, ये आपको भूलना नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है कि सॉल्यूशन था या सॉल्वेंट था। मोलैलिटी के केस में सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल आपका सॉल्यूट है। मोलैलिटी केस में 1 लीटर सॉल्यूशंस में, वहां पे, यहां पे वेट वाइज है, वहां पे वॉल्यूम वाइज था। क्लियर हुआ? हाँ, तो उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके फॉर्मूले पे समझते हैं। देखो कॉन्सेप्ट यही था, फॉर्मूला यूज करना ही नहीं है हमें बस समझ जाना है कि मोलैलिटी का क्या मीनिंग है, मोलैरिटी का क्या मीनिंग है। कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब जैसे यहां पे वो चीजें लिखी हुई है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सेम चीज जो हमने अभी बताया आपको, 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितना मोल सॉल्यूट का है, वही आपका मोलैलिटी हो जाएगा। तो अगर यूनिट देखें, अच्छा मोलैरिटी के यूनिट की बात नहीं किए थे, सिंपल है। मोलैरिटी का क्या था? अगर फॉर्मूला से ही देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर इसकी यूनिट देखें तो हो जाएगा यूनिट इसका
मोल पर लीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। अगर हम मोलैलिटी की यूनिट देखें तो मोलैलिटी क्या है हमारा, मोलैलिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स आपका सॉल्यूट है, अगर इसकी यूनिट देखें तो आपका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। क्लियर है, मोल पर केजी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ। मोलैरिटी क्या था, वो वॉल्यूम वाइज था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। यहां पे मोलैलिटी क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट का है, वो आपकी मोलैलिटी हो जाएगी। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। बोल रहा है कि 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर वेट 180, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर एडेड इन सफिशिएंट वाटर। सफिशिएंट वाटर कुछ पर्टिकुलर कुछ अमाउंट वाटर का लिया, उसमें इसको 360 ग्राम ग्लूकोज को घोला, तो देखा गया कि सॉल्यूशंस का वेट टोटल हो जा रहा है 1.36 kg। 360 ग्राम ग्लूकोज को घोला पानी में, सॉल्यूशंस का वेट कितना मिल रहा है उसको, 1.36 kg ऑफ सॉल्यूशन। पूछ रहा है आपको कि मोलैलिटी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर डेफिनेशन क्लियर होगा तो आप सारा कॉन्सेप्ट से का यूज करके इसको बना सकते हैं आसानी से। डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले पे नहीं जाना है हमें, फॉर्मूले पे नहीं जाना है। आंसर है 2। आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस डेफिनेशन पे जाइए। मोलैलिटी मतलब हमें ये बताना है कि 1 kg सॉल्वेंट के साथ कितना मोल्स आपका सॉल्यूट है, राइट। देखो 360 ग्राम है, 360 ग्राम है, कितना मॉलिक्यूलर वेट है 180, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, गिवन मास कितना है 360 डिवाइड बाई मोलर मास 180, यानी कि 2 मोल ग्लूकोज को घोला गया है, कितने में घोला गया है। मुझे ये नहीं पता है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, मुझे ये पता है कि सॉल्यूशंस का वेट पता है। सॉल्यूशंस का वेट कितना है 1.36। अब सॉल्यूशन बना किससे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से। जो सॉल्यूट है आपका वो 360 ग्राम है। अब बचा क्या 1.36 kg अगर सॉल्यूशन है तो कितना ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, कितना ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा 1.36 kg। इसका मतलब कितना ग्राम, ये इक्विवेलेंट है 1360 ग्राम के। अब इसमें से 360 ग्राम ग्लूकोज है तो वाटर कितना है, वाटर कितना है 1000 ग्राम सॉल्वेंट है इसमें। अब यही तो है 1000 ग्राम सॉल्वेंट के साथ कितना मोल सॉल्यूट का, वही तो मोलैलिटी है। 1000 ग्राम पानी को घोला गया, पानी में डाला गया 360 ग्राम ग्लूकोज को, तभी जाके 1.36 kg आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपका ये जो 2 है यही है इसका आंसर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। मोलैलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, बस कॉन्सेप्ट देखना है कि मोलैलिटी क्या कह रहा है, मोलैरिटी क्या कह रहा है, बाकी का क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 90 ग्राम ग्लूकोज को घोला सफिशिएंट वाटर टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की डेंसिटी गिवन है 1.18 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट। ये सारे पैरामीटर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, सारे पढ़ लिए। मोलैलिटी तो अभी, मोलैरिटी तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा, मोलैलिटी अभी पढ़ा, ये सब पिछले क्लास का है। चलिए बनाइए जल्दी से, सब बताइए। फर्स्ट का, चलिए फर्स्ट बनाइए। फर्स्ट क्या है, मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करना। मोलैरिटी कैलकुलेट करना है तो आपको क्या बताना है कि कितना ग्राम, सॉरी कितना ml आपका सॉल्यूशन है, उसमें कितना मोल्स सॉल्यूट का घोला गया, वही है मोलैरिटी, राइट। देखो 90 ग्राम ग्लूकोज को घोला, कितना मोल घोला 1/2 मोल्स, 1/2 मोल्स ग्लूकोज को घोला है कुछ पानी में, और सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना है 500 ml सॉल्यूशन बनाया। अगर 500 ml जो सॉल्यूशंस बनाया है, यानी कि आधा लीटर सॉल्यूशंस बनाया, आधा लीटर सॉल्यूशन में हाफ मोल सॉल्यूट है, तो 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना मोल सॉल्यूट होगा, क्लियर है।
1 मोल सॉल्यूट होगा। तो मोलैरिटी तो देखो कितने आसानी से बन गई, कोई फॉर्मूला नहीं, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, मोलैरिटी आसानी से बन गई। चलिए पहले का आंसर है 1, मैच कराइएगा आप लोग आंसर, मोलैरिटी आएगी 1। अब मोलैलिटी बताना है, मोलैलिटी बताइए, मोलैलिटी बताइए। मोलैलिटी सिंपल सा है, अब आपको क्या कहा जाना है, कितना आपका सॉल्वेंट है, कितना सॉल्वेंट है 90 ग्राम ग्लूकोज के साथ, कितना सॉल्वेंट है 90 ग्राम ग्लूकोज के साथ। देखो डेंसिटी गिवन है, मुझे पता है 1 ml सॉल्यूशन का वेट है 1.18, 500 ml उसका वॉल्यूम है, तो कितना ग्राम सॉल्यूशन का वेट होगा, इंटू कर देंगे। बोलिए, अगर मैं निकालूं यहां से, अगर मैं सॉल्व करूं वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, मुझे पता है 1 ml सॉल्यूशन का वेट है 1.18 ग्राम, वही तो डेंसिटी गिवन है। अब 500 ml आपके पास सॉल्यूशन है, इसका मतलब कितना वेट है आपके सॉल्यूशंस का, 1.18 इंटू 500 ग्राम। आपके पास इतना ग्राम सॉल्यूशन है, घोले हैं आप 90 ग्राम ग्लूकोज को इस सॉल्यूशंस में, 90 ग्राम ग्लूकोज को, यानी ये सॉल्यूशंस का वेट है, तो आपको पता चल जाएगा सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कितना होगा आपको पता लग जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 118 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 065 590 आई थिंक, हाँ 590 ग्राम आपका, 590 ग्राम आपका सॉल्यूशन है जिसमें 90 ग्राम ग्लूकोज को घोला है, यानी कि सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा 500 ग्राम, 500 ग्राम सॉल्वेंट है। 500 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट, 90 ग्राम यानी हाफ मोल्स, तो 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स, 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स, 1। समझ में आया? हाँ, मोलैलिटी भी 1 आई, मोलैरिटी भी 1 आई, क्लियर हुआ? चलिए, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बता सकते हैं आप, सारी चीजें आप बता देंगे तो पिछले क्लास का है। आगे बढ़ते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना, सिंपल है सब। हमें मोलैलिटी सीखना था, हमने मोलैलिटी पे क्वेश्चंस बनाए। चलो अब हम पढ़ते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब, डाइल्यूशन का क्या मीनिंग है, पहले मीनिंग समझते हैं। डाइल्यूशन मतलब, अगर मैं बोलूं आपके पास एक शरबत है, बहुत ज्यादा मीठा शरबत है, अगर मैं बोलूं इसका स्वीटनेस कम करो, तो क्या करोगे, चीनी ऐड करोगे या पानी ऐड करोगे उसमें? सिंपल सा है, मीठा कम करना है तो पानी ऐड करो। तो अगर हाँ वाटर ऐड करेंगे, अगर स्वीटनेस कम करनी है तो चीनी ऐड मत करो, पानी को ऐड करो। तो यानी कि अगर स्वीटनेस बढ़ानी है तो दो चीज कर सकते हो, या तो पानी कम कर दो या तो चीनी बढ़ा दो। तो हमको यहाँ पे क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि डाइल्यूट कैसे करेंगे सॉल्यूशन को, यानी अगर उसमें पानी ऐड कर रहे हैं, यस, अगर हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो ही है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेट को कम कर देना, कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देना, डाइल्यूशन वही है। तो अगर मोलैरिटी है, कोई स्पेसिफिक मोलैरिटी का कोई कॉन्सेंट्रेशन है, अगर आप उसको डाइल्यूट करना चाह रहे हो तो इसका मतलब जो आपका उसमें सॉल्वेंट है वही सॉल्वेंट ऐड कर दो। पानी में अगर है वो तो वाटर ऐड कर दो, अगर अल्कोहल में तो अल्कोहल ऐड कर दो, यानी कि जो आपका सॉल्वेंट है आप उसको ऐड कर दो, वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? देखो अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे 2 डब्बे बनाया हमने, क्या है ये आपका कोई कॉन्सेंट्रेशन है M1 कॉन्सेंट्रेशन का, V1 वॉल्यूम का एक कंटेनर लिया मैंने, जिसमें जो लिक्विड भरी है उसका कॉन्सेंट्रेशन है M1 और इसका वॉल्यूम कितना है V1। M1 कॉन्सेंट्रेशन, V1 वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं कि इसमें मैं पानी ऐड कर रहा हूं तो क्या डाइल्यूट करूंगा इसको? बोलिए क्या मैं इसको डाइल्यूट करूंगा? अगर मैं इसमें वाटर ऐड कर रहा हूं तो, यस, वाटर ऐड करना ना, कोई सोल्यूट नहीं ऐड करा, मैंने वाटर उसमें डाला, तो यही है डाइल्यूशन। अब यही है कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया रहेगा कि बताओ ये कॉन्सेंट्रेशन है, इसका इतना वॉल्यूम है, तो बताइए इसमें कितना पानी ऐड कर दे कि नया वाला कॉन्सेंट्रेशन इतना मिल जाए। क्लियर?
तो आपको सिंपल सा है, अगर आप इसमें ऐड कर रहे हो, अब बताइए चेंजेस क्या दिखेंगे, चेंजेस क्या दिखेंगे अगर आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, तो जो नया वाला सॉल्यूशंस बनेगा उसमें चेंजेस क्या दिखेंगे, उसमें चेंजेस हमें बस यही दिखेगा कि जितना मोल्स, अगर मैं बोलूं सॉल्यूट का इसमें N1 मोल्स था, सॉल्यूट का इसमें N1 मोल्स था, तो बताओ क्या N1 के कोरिस्पॉन्डिंग इसमें कितने मोल सॉल्यूट होंगे, N1 ही होंगे ना। सॉल्यूट को आप हटा नहीं रहे हो, आप पानी ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट करने के लिए आप वाटर या फिर जो भी जिस सॉल्वेंट में वो होगा आप उसको ऐड कर रहे हो, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स जितने थे उतने ही नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के इसमें रहेंगे, लेकिन फर्क क्या रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, इसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको सिंपल सा फंडा ये लगाना है कि जितना मोल्स शुरू में था उतना ही मोल्स अभी भी है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें मैं V2 वॉल्यूम पानी ऐड कर दिया तो वॉल्यूम अब क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 शुरू में था, V2 अब हो गया V1 प्लस V2, लेकिन मोल्स तो उतने ही रहेंगे सॉल्यूट के। नया वाला कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, नया वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, N1 बाई V1 प्लस V2, नया वाला कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आया। अब N1 क्या है, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या है N1, वो है ना M1 इंटू V1। तो अगर आप इसको यहां पे रख देंगे तो नया वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या मिले, देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, M1 V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको ख्याल क्या रखना है, ख्याल ये रखना है कि जितना मोल सॉल्यूट का था, अगर मान लो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, अब डाइल्यूट नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो जो ऐड कर रहा है आप उसको ऐड करो, जितना था उसके कोर्सपॉन्डिंग कितना चेंज आया उसको लेकर चलो, इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको, वैसे ही करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना था कि अगर इसमें N1 मोल सॉल्यूट के हैं तो N1 मोल्स इसमें भी सॉल्यूट करेंगे, फर्क क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ गया होगा। अगर V2 वॉल्यूम ऐड कर दियो तो V1 प्लस V2 वॉल्यूम हो जाएगा, लेकिन मोल्स जो है सॉल्यूट के अभी भी वही है, तो मोलरिटी तो वही होता है कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चंस करते हैं इस पे, चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। सिंपल है, आपको देखना है कि मोल्स जो होंगे वो मोल्स सॉल्यूट के जो होंगे उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो मोल्स शुरू में जितने थे वही बाद में भी करने हैं। अगर वॉल्यूम में चेंज है तो वॉल्यूम के कोरस्पॉन्डिंग हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, मोलैरिटी आपको यहां पे बतानी है। बोल रहा है कि 0.2 मोलर 100 ml HNO3 है, इसको डाइल्यूट किया गया 100 ml वाटर के साथ, उसमें 100 ml वाटर ऐड कर दिया। अब पूछ रहा है नया वाला मोलैरिटी क्या हो। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। वॉल्यूम जितना बड़ा है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम नंबर ऑफ मोल्स में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम का, आपका मोलैरिटी आ गया। राइट, देखो 0.2 मोलर, इसको देखते ही हमें तुरंत ये ख्याल आ जाना चाहिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन अगर लेंगे तो 0.2 मोल HNO3 होगा। 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे तो 0.2 मोल HNO3 होगा। किसी को प्रॉब्लम, मोलैरिटी तो ये कहता है ना सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना सॉल्यूट का मोल्स है, वही मोलैरिटी है। तो आपने तो 100 लिया है, तो 100 लिया है तो कितना मोल्स HNO3 होगा, मोल्स ऑफ HNO3 टेकन इनिशियली, मोल्स ऑफ HNO3 टेकन इनिशियली कितना लियो, 1 लीटर में 0.2, तो 100 ml में कितना 1/10 इंटू 0.2, इतना मोल्स HNO3 का था। अब क्या हुआ, इसमें 100 ml पानी डाला तो कितना वॉल्यूम सॉल्यूशंस का हो गया, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम हो गया 200 ml, 200 ml सॉल्यूशंस का वॉल्यूम हो गया। लेकिन मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो HNO3 है वो तो उसमें तो कोई फर्क नहीं आया ना। तो अगर मोलैरिटी नया निकालें, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा, कितना मोल्स है, वॉल्यूम कितना हो गया 200 वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 1000। देखो यूनिट का ख्याल रखना, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके तुम बस कैलकुलेशंस किए जा रहे हो, मीनिंग कोई पता नहीं है, बस कैलकुलेशंस किए जा रहे हो। यूनिट का ख्याल रखना, बाकी का कॉन्सेप्ट है, यही है आपका आंसर। कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर हाँ इसको करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो हट गया पहले से, ये कट गया। आपका मेरे ख्याल से 1/10 आ जाएगा, हाँ 1/10 आ जाएगा, 0.1 बहुत, चलिए बहुत बढ़िया 0.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कीजिए, घबराना नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
5 बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर HCl एंड 750 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl टू ऑब्टेन दिस मच। दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी के HCl को एक दूसरे में ऐड कर रहा है, पूछ रहा है कि बताओ नया क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन। सिंपल सा है, आपको वही करना है, कितना मोल्स पहले वाले में HCl के हैं, कितना मोल्स दूसरे वाले में HCl के हैं, कितना वॉल्यूम फाइनल हो जा रहा है सॉल्यूशंस का, आंसर आ जाएगा। देखा जाए, देखो क्या करना है, 250 ml मिक्सचर है, सॉरी द वॉल्यूम ऑफ वाटर, अच्छा मिक्सचर में कुछ पानी ऐड कर रहा है जिससे उसका वॉल्यूम हो जा रहा है 250, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड टू अ मिक्सचर ऑफ 250 ml ऑफ दिस मच। अच्छा इनमें भी पानी ऐड कर रहा है, देखिए मोल्स इसमें कितने हैं, इसमें HCl के कितने मोल्स हैं, 250 ml इसका लिया हुआ है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl पहला, चलो इसको मैं फर्स्ट वाला बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें कितने मोल HCl के हैं, 0.6 इंटू 1/4 इतने मोल HCl के। दूसरे वाले में अगर देख ले HCl के मोल्स कितने हैं, 2 में वो कितने हैं 3/4 इंटू 0.2। टोटल मोल्स मिक्सचर में कितने हैं, टोटल मोल्स मिक्सचर में कितने हैं, ऐड कर देंगे इन दोनों को, टोटल मोल्स इतने मोल्स HCl है। अब क्या है, इसमें कुछ पानी ऐड कर दे रहा है जिससे नया वाला कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है 0.25। चलो मैं मान लेता हूं कि V वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया मैंने, V वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड किया, 250 ml तो इसका वॉल्यूम था और 750 इसका था, तो टोटल कितना हुआ इन दोनों को मिलाने से वॉल्यूम 1 लीटर, उसमें मैं V वॉल्यूम वाटर का ऐड किया। तो अब देखिए कितना वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V+1, अब भी उसमें कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, दिस मच, दोनों का ऐड कर देंगे, 0.6 इंटू 1/4 प्लस 3/4 इंटू 0.2, यही तो है नया वाला कॉन्सेंट्रेशन 0.25। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम दिस इक्वेशन, सिंपल, क्लियर, नो डाउट। अरे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल तो है। पहले वाले में देख लीजिए कितना मोल HCl का है, दूसरे वाले में देख लीजिए कितना मोल HCl का, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट हो जाएंगे जो आपके नया सॉल्यूशंस मिलेगा। अब उसमें कुछ पानी ऐड कर दिया गया जिससे उसकी मोलैरिटी 0.25 हो जा रही है, तो यहां से आप V की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, राइट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर, कभी कभी मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर पूछता है, सिंपल है, देखो फॉर्मूला भी मैं बता दूंगा क्या होता है। M1, चलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दो हमारे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हैं। देखिए मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर ये डिपेंड करता है किस नेचर के आपके सॉल्यूशन से, एसिड है, जैसे हो सकता है ये एसिड हो, ये बेस हो, या दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो। अगर एसिड बेस होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब क्या है, मैं कह रहा था अगर एसिड बेस होंगे तो न्यूट्रलाइजेशन M1V1। अब बताइए अगर मैं बोलूं, देखिए मैं सिंपल सा मैं यहां बता रहा हूं, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 + V2 नए वाले सॉल्यूशंस का। आपको M बताना है, इसमें कितना मोल्स होंगे। अगर मैं मानता हूं दोनों एसिड हैं, तो मैं कह रहा हूं अगर दोनों एसिड हैं तो एसिड से रिएक्शन थोड़ी करेगा, वो क्या होगा, उसमें जितने H+ होंगे वो एडिटिव नेचर के हो जाएंगे। कितने मोल्स आपके इसमें H+ होंगे, M1V1 मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, इसमें कितने होंगे M2V2, कितने मोल्स होंगे टोटल M1V1 प्लस M2V2, यही तो है, इसमें कितने मोल्स होंगे M इंटू V1 + V2, राइट। जितने मोल्स इन दोनों से आएंगे उतने ही इसमें आएंगे। अगर एसिड हुआ तो, अगर एसिड बेस हुआ तो आपको क्या करना है, देखना है कि किसका डोमिनेंट फैक्टर है, किस टाइप का एसिड है, किस टाइप का बेस है। आप रिएक्शंस लिखिए, वहां से आइडिया लग जाएगा कौन जिंदा रहेगा सॉल्यूशंस में। बाकी की सारी चीजें मैथ है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं। मैं तीनों को सेपरेटली नहीं बताया, सिंपल है, आप पढ़े ही अभी, आप रिएक्शंस कैसे करते हैं, स्टाइकोमेट्री का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आ गया है आप लोग को, तो आप क्वेश्चंस बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.4 मोलर BaOH twice must be added to 50 ml of 0.3 molar NaOH solution to get a solution in which the molarity of OH minus
इज 0.50। बनाइए, पूछ रहा है कितना वॉल्यूम इसका लें, और इसका तो गिवन है कि इसके 50 ml में जिसका कॉन्सेंट्रेशन NaOH है ऐड करें, जिससे हमें पता लगे कि जो नया OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 हो। सिंपल है, आपको वही काम करना है। आपको देखना है OH माइनस का मोलैरिटी पूछा है, OH माइनस का देखना है कि इससे कितना OH माइनस आ रहा है। ये क्या है, डाईएसिडिक बेस है, डाईएसिडिक बेस है। अब ये क्या है, मोनोएसिडिक बेस है। अब क्या है, आप सिंपल सा इसमें से देख लो कितना OH आ रहा है, इससे कितना आ रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल OH मिल जाएगा। सॉल्यूशंस का वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वो V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। देखो मैं बता देता हूं, अगर मैं इसका बोलूं V वॉल्यूम ले लेता हूं, V लीटर ले लेता हूं, 1 लीटर में 0.4 मोल BaOH है। देखो अगर BaOH को तोड़ के देखें, ये बेस है, OH के ट्वाइस उसको तोड़ के देखें तो क्या बनेगा, Ba+2 OH माइनस। 1 मोल अगर BaOH लेंगे तो उसमें 2 मोल OH माइनस होंगे। तो आप अगर V वॉल्यूम लेते हो तो कितना मोल्स BaOH के लोगे, कितना लेंगे आप, 0.4 इंटू V, तो कितना OH होगा इंटू 2, क्योंकि 1 मोल में 2 मोल OH माइनस, तो 0.4 V में 0.4 इंटू 2 मोल्स OH माइनस। सेकेंड केस, इसमें कितना OH माइनस, 1 मोल में 0.3 मोल्स OH, क्योंकि हमें मोलैरिटी गिवन है। 1 मोल सॉल्यूशंस लोगे तो 0.3 मोल्स, 50 ml लोगे तो कितना मोल्स, 0.3 इंटू 50/1000। ये है टोटल OH माइनस। कहां से आए, एक BOH ट्वाइस से आया, एक NaOH से आया। अब क्या है, बोल रहा है कि बताइए, अच्छा ये 100 ml मिल रहा है हमें, 100 ml मिल रहा है, बोल रहा है कि 100 ml इज 0.05। तो आपको यहां से आप पता चल जाएगा ना कितना OH माइनस आया होगा। नया वाला कॉन्सेंट्रेशन जो OH माइनस का मिला है वो 0.05 है, तो आपको यहां से आइडिया लग जाएगा कितना OH माइनस आया है आपके मिक्सचर में, कितना आया है, वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी 0.05। कैलकुलेट करो, आंसर पाओ। वन इक्वेशन वन अननोन, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम हियर। क्लियर, सिंपल है। कितना मोल्स OH माइनस इन दोनों से आया था, दोनों बेस हैं, दोनों एडिटिव नेचर के हैं, कोई रिएक्शंस नहीं करवानी है, आपको देख लेना है किससे कितना आ रहा है, दोनों को ऐड करो। इसका 100 ml मिल रहा है आपको नया वाला मिक्सचर का, तो 0.5 मोलर उसका कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, तो इक्वेट कर दो दोनों को, कितना आया है उससे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन टू मेक द सॉल्यूशन विद द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0.05 मोलर। सिंपल है। अब ये एसिड है, दूसरा वाला बेस है, एसिड बेस रिएक्शंस करो, न्यूट्रलाइजेशन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आज के लिए ये पढ़े थे, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। देखो कौन खत्म होता है, कौन जिंदा है, जो जिंदा है उसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा, जो खत्म हो जाता है कोई फर्क नहीं। देखो द वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 मस्ट बी एडेड टू 50 ml। कितना वॉल्यूम H2SO4 का ऐड करूं, 50 ml 0.1 मोलर NaOH के साथ, जिससे कि आपका H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाए 0.05 मोलर। यानी कि ये सिंपल से ये कह दिया है कि सॉल्यूशन में H2SO4 बचा है, H2SO4 बचा है। चलो मैं रिएक्शंस लिख देता हूं। NaOH को अगर रिएक्ट करवाओगे आप H2SO4 के साथ तो क्या बनेगा, एसिड बेस के रिएक्शन से तो हमने क्लास 8 में ही पढ़ा था कि सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनेगा, Na2SO4 और H2O। रिएक्शंस बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 मोल्स ले लेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, आपका बैलेंस हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आपको पता है इसका 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। चलिए मैं बोलता हूं इसका V वॉल्यूम ले लिया, V वॉल्यूम, तो कितना मोल्स आपने H2SO4 लिया, 0.1 इंटू V। इसका 50 ml आपने लिया, इसका मतलब आपके पास कितना मोल NaOH है, कितना होगा, 50 डिवाइड बाई 1000, 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू कॉन्सेंट्रेशन 0.1, कॉन्सेंट्रेशन 0.1, इतना NaOH है, इतना ये है। अब ये क्या कह रहा है कि जो आपका नया मोलैरिटी मिल रहा है सॉल्यूशंस का वो है 0.05। अब ये बताइए
कि सॉल्यूशंस का वॉल्यूम कितना हो गया होगा, V प्लस 50/1000, क्योंकि V इसका आपने लिया, V इसका लिया और 50/1000 लीटर आपने बेस का लिया। देखो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एसिड बेस की रिएक्शन से वॉल्यूम कम होता है। हाँ, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, जब तक कुछ मेंशन ना हो, जब तक कुछ मेंशन ना हो आप ये समझेंगे कि वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है, ये वॉल्यूम कोई बढ़ नहीं रहा है किसी का। तो अब एसिड बेस रिएक्शन है, थोड़ा वॉल्यूम कम होता है क्योंकि सॉल्ट बन जाता है, वो प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं है। आपको जब तक ना कहा जाए तब तक आप वही मानेंगे। देखो अब क्या है, मुझे ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया जो रिएक्शंस के बाद हुई, वो कितना हो गया 50/1000 प्लस V, इतना हो गया। अब इतने वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन है 0.05। अगर मैं पूछूं कितना मोल H2SO4 का बचा सॉल्यूशंस में, कितना होगा इनटू मोलैरिटी 0.05। इतना मोल H2SO4 बचा है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हुआ, पहले 0.1 इंटू V था, इसके कोरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस हो गया, अब बचा है कुछ H2SO4 जो कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो आपको पता लग जाएगा यहां से कितना मोल H2SO4 है। देखो इसके 2 मोल से इसका 1 रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके इतने से कितना रिएक्ट करेगा, इसका 2 टाइम्स रिएक्ट करेगा, 2.0 सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट तो NaOH है आपका। देखो इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट कर रहा है, तो इसके 1 से उसका 1/2 रिएक्ट करेगा, तो इसका इतने से कितना रिएक्ट करेगा 1/2 इंटू 50/1000 इंटू 0.1, इतना मोल्स H2SO4 रिएक्ट कर जाएगा, इतना है। तो कितना बचेगा 0.1 इंटू V, जितना था कितना रिएक्ट किया हुआ है 1/2 इंटू 50/1000, दिस इज 50/1000 इंटू 0.1, इतना बचा है जो कि इसके बराबर होगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये समझ में आया क्या करना है, कितना बचा है H2SO4 जो कि रिस्पॉन्सिबल है नए वाले कॉन्सेंट्रेशन के लिए, उससे इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर यहां से सॉल्व कर देंगे तो आपका ABCD में से कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, आप कैलकुलेट करिएगा, ये बना लीजिएगा आगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मेलिटी, देखिए कोई पूछा था कि नॉर्मेलिटी क्या कब पढ़ेंगे, तो नॉर्मेलिटी अभी पढ़ते हैं ना। नॉर्मेलिटीज देखो, नॉर्मेलिटी के लिए सिंपल है कि नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन, जैसे अपने मोल्स निकालते हैं, नॉर्मेलिटी को निकालने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। ये लोगों को टफ इसलिए लगने लगता है क्योंकि इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यहां तक पहुंचने के लिए। अगर एक एक स्टेप को छोटा छोटा करके हम समझे तो हमें ये भी आसान लगने लगेगा ना। देखो नॉर्मेलिटी क्या कहता है, डेफिनेशन सुनिए, डेफिनेशन में नॉर्मेलिटी कहता है कि 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का, देखिए नया टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का है, वही है उसकी नॉर्मेलिटी। तो इसको इन शॉर्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशंस में कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, इसको नॉर्मेलिटी बोलते हैं। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यहां पे पढ़ लीजिए वही डेफिनेशन जो हमने कहा था। ये कहते हैं नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपको सवाल है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करें, बाकी की चीजें तो मुझे आती है ना, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम तो हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले, देखिए जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे एग्जैक्टली कुछ वैसा ही है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने से पहले आपको इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, डिवाइड कर दिए सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से, नॉर्मेलिटी आ गई, काम खत्म। देखो अब देखिए हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। इसको क्यों पढ़ते हैं, कैसे कैलकुलेट करें। देखो नॉर्मेलिटी का इसलिए कैलकुलेट करते हैं, कभी कभी मोस्ट ऑफ द चीजें नॉर्मेलिटी की जो है ना, जो टाइट्रेशन में यूज होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन। आप रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको बैलेंस किए बिना आपको बनाने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होते हैं, तो उसमें क्या नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप। तो इसी के लिए नॉर्मेलिटी पढ़ते हैं, पर ये वजह तो यार इसका पता चल गया, लेकिन कैसे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करें अब ये सवाल है। तो देखो नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 स्टेप करने हैं। पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप है सिंपल स्टेप टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। फर्स्ट स्टेप इज दैट इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, फिर नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लो। 3 स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स।
इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करो। चलो सवाल है कि इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें। देखिए हम अभी कहते हैं कि कभी कभी रिएक्शंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगता कि किसका कितना मोल्स किसके कितने से रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये चीज पता है नॉर्मेलिटी के कॉन्सेप्ट से ये कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट। चलो एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन से चलते हैं। यहाँ पे ए बी सी और डी से रिएक्शन करा, मेरे को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता है किसी का, क्योंकि ये रिएक्शन हमें नहीं आइडिया है कि ये बैलेंस है या कैसा है। चलो लेकिन आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, इस क्वेश्चन को बना सकते हो। हमें बस इतना ही, हमें नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा। देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं पता, मुझे पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड, यही चीज ये बोलता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लगाए आपका क्वेश्चन तुरंत बना। रिएक्टेड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल्स टू रिएक्टेड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो यही कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, हम इसको समझेंगे, हम प्रूव भी कर लेंगे कि आखिर ये कह ही रहे हैं या सही भी है ना, क्योंकि प्रूफ तो चाहिए ना। अब देखो अगर प्रूफ समझ में आ गया तो तुम समझ जाओगे कि हाँ ये बात सही है ना। देखो अब क्या है, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करें। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको तीन चीजें मतलब तीन टाइप के क्लासिफिकेशन से चलते हैं। देखो तीन स्टेप्स हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एक्स, ये एक फॉर्मूला है। अब सवाल है कि ये एक्स क्या है, देखो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है। नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना था, हम कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट, उसमें भी आ गया एक्स कैसे कैलकुलेट करें। देखो सारी चीजें आसान है, आपको हमने कहा कि आपको इन तीनों बातों पर ध्यान देना है। एक तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, एक उसमें कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, फिर मोलैरिटी पे आते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट वेट का ये फॉर्मूला है कि जितने कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर उसमें है तो उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट में एक्स से डिवाइड कर दो। अब सवाल है कि एक्स क्या है, एक्स को वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। तो अगर वैलेंसी फैक्टर पता चल गया तो मॉलिक्यूलर वेट तो आप जानते हैं निकालना, मॉलिक्यूलर वेट में एक्स से डिवाइड कर दिए, इक्विवेलेंट वेट आ गया। लेकिन एक्स कैसे निकालें, तो एक्स के लिए वैलेंसी फैक्टर के लिए तीन कैटेगरी ले लेते हैं, या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा, तो आप तो पहचानने आता है एसिड, जो H+ दे सकता हो एसिड, मतलब ये बात तो हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं अभी तक के लिए कि एसिड किसको बोल देंगे, बेस किसको बोल देंगे, अलग अलग डेफिनेशन है ना, हम पढ़ेंगे जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो एसिड बेस सॉल्ट को अच्छे से समझेंगे। देखो एसिड बेस सॉल्ट, जिसमें H+ रहा, जिसमें OH- रहा, सॉल्ट मतलब H+ और OH- ना हो, इन दोनों के रिएक्शन से बन जाए वो सॉल्ट हो गया। तो हम बैलेंसिंग फैक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं एसिड का। आपको क्या करना है, एसिड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है, एक्स की वैल्यू वो होती है जितना वो H+ दे रहा है या फिर जितना वो OH- पकड़ रहा है, वही है उसका बैलेंसिंग फैक्टर। जैसे अगर HCl का बैलेंसिंग फैक्टर मैं बोलूं तो HCl के पास एक ही हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1। नंबर ऑफ H+ जो वो दे सकता है, ऐसा नहीं नंबर ऑफ H+ प्रेजेंट, नहीं, नंबर ऑफ H+ जितना हाइड्रोजन उसके पास है, नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कह रहा था कि एसिड वो है, अरे बैलेंसिंग फैक्टर वो है जो जितना H+ देगा वही उसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा। समझ में आया? चलो मैं बैलेंसिंग फैक्टर को समझता हूं एसिड के लिए। अगर मैं बोलूं बैलेंसिंग फैक्टर एसिड का बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, बेसिसिटी। बेसिसिटी मतलब कैपेबिलिटी टू लिबरेट H+ आयन, कैपेबिलिटी जितना कैपेबल है वो H+ देने के लिए, वही उसकी बेसिसिटी है। बेसिसिटी मतलब बेस को पकड़ने की कैपेबिलिटी, बेस को पकड़ेगा यानी H+ लिबरेट करे, दोनों चीजें सेम है। तो बेसिसिटी अगर एसिड का निकालना है तो वही बेसिसिटी उसकी बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगी। अगर H2SO4 के देखूं तो H2SO4 कितना H+ दे सकता है, 2, इसके पास 2 H+ है, 2 H+, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया, 2। सिंपल है भाई, 2 इसका बैलेंसिंग फैक्टर। अगर मैं HCl का बैलेंसिंग फैक्टर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, इसमें एक ही H+ है, एक ही H+ है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो जाएगा 1, क्योंकि बेसिसिटी आपका HCl का 1 है, तो उसका बैलेंसिंग फैक्टर 1, यानी x की वैल्यू ये निकाल रहे हैं आप, x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर H3PO4 को देखें तो देखिए ये 3 केसेस आपको समझना है। समझना क्या है, सिंपल है। देखो अब क्या करें, H3PO4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये कुछ नहीं है, बस स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको पता चल जाएगा। H3PO4 का P डबल बॉन्ड O, कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, OH OH OH, ये है H3PO4 का स्ट्रक्चर, PO4H3। अब बताओ जिसमें कितने H+ दे सकते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ये इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा,
ये इसका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये इसका खींच लेगा, तो 3 H+ है इसके पास, तो इसके लिए इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी 3। स्ट्रक्चर देखिए, अगर H3PO2 की बात करूं, H3PO2 की बात करूं, स्ट्रक्चर समझिए, स्ट्रक्चर इसका तो क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर है इसका P डबल बॉन्ड O OH, सॉरी H3PO2 ही है OH। अब बताइए कितना H+ इसके पास है जो जा सकता है इससे, कितना H+ है? बिल्कुल एक ही है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन देखे तुरंत बोल देगी यही H+ देगा, नहीं, जो पोलर हाइड्रोजन होगा, जो पोलैरिटी की वजह से जो H+ निकाल सकता है वही होगा उसका वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे बस एक ही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं केवल एक ही हाइड्रोजन ये देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। H3PO3 को देखें, H3PO3 को कैसे बोलोगे? H3PO3 का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल है, अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो आगे इसका भी। H3PO4 का है P डबल बॉन्ड O OH OH H, 3 ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। ये दोनों, ये एसिडिक नहीं है, राइट। अब वैलेंसी फैक्टर निकाल लिया आप एसिड का, तो आप नॉर्मेलिटीज इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे देखते हैं। देखो बेस को भी समझ लेते हैं, इसी के साथ बेस को भी समझ लेते हैं। फॉर्मूला तो भाई इक्विवेलेंट मास क्या है? मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स कैलकुलेट करो, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर, मॉलिक्यूलर वेट में एक्स का डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकल आया। अब देखो अगर बेस के लिए देखें तो एसिडिटी कितनी है बेस की, कितना वो H+ पकड़ रहा है या कितना OH- दे रहा है, वही उसका उस बेस का एसिडिटी हो जाएगा, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होता है तो क्या कितने OH देता है? 2 OH देता है, Ca+2 और 2 OH-, वैलेंसी फैक्टर 2। NaOH को देखिए, यस बहुत बढ़िया, NaOH को देखिए 1। अब क्या है? इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो हमने कहा था मॉलिक्यूलर वेट में डिवाइड करो x का, आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। चलो अब सॉल्ट को भी देख लेते हैं। सॉल्ट का क्या है कॉन्सेप्ट? ये कहता है कि अगर किसी भी सॉल्ट को कंप्लीटली तोड़ा जाए तो कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव आ रहा है, कितना पॉजिटिव या कितना निगेटिव आ रहा है चार्ज, वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। एक को ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ दे, निगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना, नहीं, या तो निगेटिव लो या तो पॉजिटिव लो, वही आपका सॉल्ट का आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर। जैसे Na2CO3 को है, इसका डिकम्पोजिशन करवाएं तो Na2Na+, सीधा लिखते हैं 2Na+, अगर इसका डिकम्पोजिशन करवाएं तो क्या बनेगा? 2Na+ और CO3-2। अब बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज है? एक सोडियम पे 1, 2 सोडियम में तो 2 पॉजिटिव चार्ज, कितना निगेटिव चार्ज है? 2, तो किसी 2 को, ऐसे नहीं 2 + 2 4, या तो निगेटिव या तो पॉजिटिव, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। अगर इसी तरीके से MgSO4 का देखूं तो MgSO4 का कितना होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। MgSO4 2, SO4 -2 Mg+2, राइट। अब आप बताइए AlCl3 का, AlCl3 सिंपल है, Al + 3 3Cl-3, इसको बताइए, देखिए इसको बताइए, आंखें बंद नहीं करनी है। Al2SO4 का बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, 6, ऐसे नहीं कुछ लोग 3 2 दिख गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। 2Al + 3 3SO4-2 6, एक एल्युमिनियम पे 3 चार्ज प्लस का 2 एल्युमिनियम पे 6 आया। अब निगेटिव को भी देख लो, वो भी 6 दे रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हुआ आपका इक्विवेलेंट, सॉरी वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना। अब आपका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, डिवाइड करो मॉलिक्यूलर वेट में वैलेंसी फैक्टर का आंसर पाओ। चलो फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 NaOH Na2CO3। H2SO4 का अगर निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, वैलेंसी फैक्टर है 2, तो आंसर क्या होगा? 98/2, पहले का आंसर आ गया। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। क्लियर? दूसरे को देखें, NaOH कितना होता है? सोडियम 23 23 1 24 24 16 40 40 /1, वैलेंसी फैक्टर। दूसरा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 46 46 60 106 106 /2,
आंसर 49, 40, 53। अब देखो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके नहीं करना है, हमें ये भी समझना है। एक छोटा सा बात जल्दी लोग छोड़ देते हैं, मतलब भूल जाते हैं, आप लोग भूल जाएंगे बाद में मुझे लग रहा है। इसलिए देखो ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऐसा नहीं है कि जितना H+ है किसी एसिड का उतना ही उसका वैलेंसी फैक्टर है, नहीं। हमने ये कहा था कि कितना वो H+ दे रहा है, कितना वो H+ दे रहा है एसिड के केस में, कितना OH- दे रहा है वो बेस ना। तो अगर कोई एसिड जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड है जिसमें एक से ज्यादा H+ आयन है, तो पॉलीप्रोटिक एसिड है तो उस पॉलीप्रोटिक एसिड में कितना वो H+ दे रहा है। जैसे इस रिएक्शंस को देखें, इस रिएक्शंस में H2SO4 कितना H+ दे रहा है, एक ही दे रहा है ना, एक ही NaOH के साथ रिएक्ट करके एक ही H+ दे रहा है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर 2 नहीं है, अब यहाँ पे 1 है। डिपेंड्स करता है रिएक्शन कैसी है। इस रिएक्शंस में एक H+ का लेना देना हुआ है तो बैलेंसिंग फैक्टर 1। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके 2 बोल दें। यही चीज लिखी गई, इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। चलिए अब सवाल है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करें। ग्राम इक्विवेलेंट जैसे अपने मोल्स को कैलकुलेट किया था ना, मोल्स क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, वो होगा कितना मास है पर इक्विवेलेंट के हिसाब से। फॉर्मूला ये समझ लीजिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट। दोनों चीज सेम है, मास या वेट। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो गिवन मास में इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करो, आंसर पाओ, वही होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कैसे करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशंस में। सिंपल है, तीनों स्टेप्स आपने कर लिया, आपका नॉर्मेलिटी आ गया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। जैसे नंबर ऑफ मोल्स था, गिवन मास बाय मोलर मास, इक्विवेलेंट आ गया तो इक्विवेलेंट मास क्या है, मॉलिक्यूलर वेट बाय बैलेंसिंग फैक्टर। बैलेंसिंग फैक्टर हमने 3 केसेस लेकर समझा, उसको मॉलिक्यूलर वेट में अगर बैलेंसिंग फैक्टर को डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, और इक्विवेलेंट मास को गिवन मास में डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फॉर द फॉलोइंग। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 लिया है आपने, 0.98 ग्राम H2SO4 लिया है, आपको बताना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। अब देखो अगर इसका पहला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स, वैलेंसी फैक्टर। एसिड है 2 मान लेंगे, रिएक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हो सर 1 H+ देगा या 2+, रिएक्शंस नहीं हुआ है ना, तो जब नहीं है तो जितना उसकी बेसिसिटी है उतना ही ले लेंगे हम, वही बैलेंस फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट होता है 98, डिवाइड कर देंगे 2 से तो 49 हो गया। 49 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। क्या होता है, गिवन मास कितना है 0.98 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट 49। योर आंसर इज 2 × 10⁻²। दिस इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। चलिए बी ऑप्शन, बी बताइए, बी क्वेश्चन। 106 ग्राम Na2CO3 को खोला है, 53 होता है इक्विवेलेंट वेट। Na2CO3 मतलब 106 डिवाइड बाय 2, 53 होगा इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, दैट इज 53। 2 3 मोल ऑफ H2SO4 लिया आपने। देखो अब 3 मोल लिया है, कितना ग्राम लिया है, 3 × मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 98 मॉलिक्यूलर वेट। तो 3 × 98 हो गया ग्राम्स, कितना वेट है, डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 49, इक्विवेलेंट वेट 49। आपका आंसर आ गया 6। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया ग्राम इक्विवेलेंट। चलो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मेलिटी वही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल्स। अब देखिए सिंपल है, मैं बताता हूं कैसे आता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट से आपको देखना है। अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या होता है, वो होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास।
इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ये होता है, अगर इसको मैं फिर से यहाँ पे लिखूं तो क्या होता है, चलो, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स, मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स। अगर इसको इन शॉर्ट अगर लिखा जाए, अगर सॉल्व करके, तो क्या होगा? गिवन मास, अब x नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, इंटू एक्स, ऐसे कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल एक्स डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मोल्स है। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या है? मोल्स है। तो अगर मैं इसको लिखूं, क्या रिलेशन होता है? तो रिलेशन हमारा होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ये रिजल्ट याद भी रखना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स, यही है आपका रिलेशन। गिवन मास बाई इक्विवेलेंट मास इज द मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स ऊपर चला जाएगा, मैथ्स तो आती है। गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू एक्स, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर वेट इज नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स इज द बैलेंस फैक्टर। क्लियर? चलो, यही हमने अभी लाया, इसको याद रख लीजिएगा। एक x जो है वो x नहीं है, क्रॉस है, मल्टीप्लाई इंटू एक्स। देखो, मैंने कहा था, शुरू में ही कहा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू, यस, एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर सॉल्ट के कितने आयंस है, टोटल चार्ज अपीयर्स ऑन सॉल्ट। क्लियर? देखो, H2SO4 मैंने कहा था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए प्लस बी से हमने बनाया था C प्लस डी। मैंने कहा था जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसका रिएक्ट करेगा उतना ही इसका रिएक्ट करेगा। वही चीज मैं आप प्रूव करने जा रहा हूं कि ये कैसे कही जाती चीजें। ये रिएक्शन बैलेंस है, मुझे पता नहीं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है, लेकिन मुझे यहां पे पता चला है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। चलो प्रूव करते हैं, क्या ये बात सही है? इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा 1 मोल में? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा? 1 इंटू 2, ये क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इसका कितना होगा? 2 इंटू बैलेंसिंग फैक्टर 1, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। 2 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का रिएक्ट कर रहा है 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के साथ। देखो, वही बोला था, जितना A का रिएक्ट करेगा उतना ही B का रिएक्ट करेगा। क्या बात सही है? तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। अब नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब एक क्वेश्चन बनाइए, 0.98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है, 500 ml सॉल्यूशन में आपको नॉर्मेलिटी बताना है। सिंपल सा है, 0.98 ग्राम है, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 है? 0.98 डिवाइड बाय 49, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। आपको पता करना है 500 ml सॉल्यूशन में तो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1/2, दैट इज योर आंसर। नॉर्मेलिटीज, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 500 ml आपने सॉल्यूशन बनाया था, इसका मतलब 1/2 लीटर बनाया है, इसलिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बना लेना। सेमीमोलर का मतलब है 1/2 मोलैरिटी। अब देखो, एक रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, एक रिलेशन होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, सॉरी मोलैरिटी में। नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी लिखिए इसको, मोलैलिटी नहीं, मोलैरिटी, RITY, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। फॉर्मूले से चलते हैं। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू डिवाइड बाय V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, अगर मैं नॉर्मेलिटी को लिखूं, नॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? N इंटू एक्स, अभी तो हमने सीखा ना रिलेशन कन्वर्ट करना। N इंटू एक्स बाई V, N बाई V क्या है? N बाई V क्या है? यही तो मोलैरिटी है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर X। तो ऐसे हम लोग करते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में यही रिलेशन होता है। इन दोनों रिजल्ट को याद करना, यही रिजल्ट है। इस क्वेश्चन को बनाना है,
फाइंड नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बैलेंसिंग फैक्टर। नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करना है, मोलैरिटी है 0.4, बैलेंसिंग फैक्टर H3PO4 का है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। कोई करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। क्लियर? इस क्वेश्चन को बना लेना। मिक्सचर का है नॉर्मेलिटी, इसको आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट देखना है, कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HCl का है, कितना इधर से आ रहा है, दोनों को ऐड करो कितना वॉल्यूम हो जा रहा है। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस मैंने दिया है, इसको भी बना लेना। सिंपल है, आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट सॉरी नॉर्मल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है और बता देनी है नॉर्मेलिटी कितने सॉल्यूशंस में बोला गया उसको। इन 2 क्वेश्चंस को बना लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। डेफिनेशन सुन लीजिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। पीपीएम कहता है 1 मिलियन अगर वेट हम ले सॉल्यूशंस का तो कितना आपका उसमें सॉल्यूट है, पार्ट पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है, नंबर ऑफ नहीं, वेट वाइज होता है। पीपीएम होता है 1 मिलियन सॉल्यूशन को अगर वेट वाइज ले तो कितना वेट उसमें आपका सॉल्यूट का होगा, वही पीपीएम है। तो फॉर्मूला देखिए, पीपीएम इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन आउट ऑफ 1 मिलियन 10⁶। सिंपल है, जैसे आप मोल फ्रैक्शन निकालते थे वो आउट ऑफ 1 था, ये पीपीएम है आउट ऑफ 1 मिलियन। ऐसी पीपीबी होता है पार्ट पर बिलियन, बिलियन होता है 10⁹। तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। 1 बिलियन पीपीबी पीपीएम। अगर क्वेश्चंस करना होगा तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन लिखिए आप, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KI सॉल्यूशन इज 150 ppm। Then calculate the weight of KI. Calculate the weight of KI in 750 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, या तो आप कॉन्सेप्ट्स लगाओ आंसर पाओ। देखो 150 ppm दिया हुआ है, आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, यानी KI को कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन 750 ग्राम वाइज है, तो यहाँ पे आंसर भी आपका ग्राम में आएगा, इंटू 10⁶। W कैलकुलेट कर लेना, यही आंसर। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।